माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं शिक्षिका आभा राज सिंह, गृह विज्ञान, राजकीय हाई स्कूल बसौर, बागपत से अपनी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम अध्याय मानव अस्थि संस्थान तथा संधियों, हड्डियों की टूट एवं मोच और श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान के भाग 3 श्वसन तंत्र के प्रारंभिक ज्ञान का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत विद्यार्थियों, आज मैं आपको श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, उन अंगों में नासिका गुहा, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, फेफड़े और वायु कोश की क्या भूमिका होती है और उनकी रचना किस प्रकार की होती है। श्वसन तंत्र की में जो क्रिया होती है, अर्थात जो श्वसन क्रिया होती है, वो किस प्रकार से संपन्न होती है और उस क्रिया में दो उपक्रियाएं होती हैं, निःश्वसन और प्रश्वसन। श्वसन क्रिया के प्रकार जो कि दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया विधि। और कृत्रिम श्वसन क्रिया विधि के अंतर्गत हम सेफर्ड, सिल्वेस्टर और लवार्ड विधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस भाग 3 को आरंभ करने से पहले आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन के लिए भोजन, जल, मकान आवश्यक है, लेकिन उससे भी अति आवश्यक क्या है, अर्थात भोजन, जल, मकान से भी आवश्यक क्या है मानव को जीवित रखने के लिए? क्या कोई छात्र इसका उत्तर देगा? वेरी गुड। वायु। वायु जो है मानव जीवन को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। यदि कुछ क्षण यह व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अतः यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन किस प्रकार मानव शरीर में प्रवेश कर किन किन अंगों पर पहुंचकर श्वसन क्रिया में भाग लेती है, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि श्वसन तंत्र क्या है। आप सभी एक चित्र देख रहे होंगे और इन चित्र में कुछ मानव अंग दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन कौन से अंग हैं? सबसे पहले नाक, नासिका गुहा, मुंह, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वसनी, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और फेफड़े। ये जो अंग हैं, ये अंग श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश कराते हैं और कोशिका में ऑक्सीकरण की क्रिया के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है उसको निःश्वसन के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इन अंगों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। अर्थात शरीर के जो अंग श्वास क्रिया में भाग लेते हैं उनके सम्मिलित रूप को ही हम श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंग अर्थात श्वसन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं वह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमारी नासिका गुहा, ग्रसनी, उसके बाद स्वर यंत्र, स्वर यंत्र के बाद श्वास नली, फिर श्वसनी, श्वसनिकाएं, श्वसनिकाओं का जो अंतिम सिरा होता है वो वायु कोश, और वायु कोश और श्वसनिकाएं फेफड़ों के अंदर उपस्थित होते हैं।
तो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे फेफड़े हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी अंगों का समूह तो श्वसन तंत्र कहलाता है, और ये अंग जो है वो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। तो ये जो चित्र है बच्चों, ये क्रम वाइज कि पहले सांस कहाँ जाती है और कैसे कैसे किस किस अंगों से पहुंचकर फेफड़ों तक पहुंचती है, इसका क्रम से चित्र में स्पष्ट हो रहा है कि पहले नासिका गुहा में, फिर स्वर यंत्र में, फिर श्वास नली में, फिर श्वसनी में, फिर श्वसनिकाओं में, फिर वायु कोश में और फिर फेफड़े। अब हम इन सभी अंगों का एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नासा गुहा। नाक के जो छिद्र होते हैं जहां से वायु का आवागमन होता है उसे हम नासा गुहा कहते हैं। इस नासा गुहा की सतह पर छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे रोए या बाल होते हैं, और इस गुहा में ही श्लेष्मिका कला उपस्थित होती है, और इस श्लेष्मिका कला से ही क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। और इस चिपचिपे पदार्थ का क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि जब हम सांस लेते हैं उस समय सांस के साथ जो धूल के कण, जीवाणु जैसे अवांछनीय पदार्थ होते हैं वो शरीर में प्रवेश नहीं करते, वो इस चिपचिपे पदार्थ में चिपक जाते हैं और हमारी वायु छन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये चिपचिपा पदार्थ है ये वायु को छानने का कार्य भी करता है। दूसरा अंग है हमारा ग्रसनी। ग्रसनी जो है वो नासिका गुहा आगे चलकर, अर्थात जहां नासिका गुहा समाप्त होती है वहां से ही ग्रसनी का निर्माण होता है, और यह ग्रसनी कहाँ तक जाती है, जहां स्वर यंत्र आरंभ होता है। यदि ग्रसनी के हम आकार की बात करें छात्रों, तो आप इस चित्र में देखोगे कि आगे की ओर तो ये कैसी है, कीप के समान होती है चौड़ी, और नीचे पतली हो जाती है, मतलब कीप के समान की इसकी रचना होती है। हम ग्रसनी के 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहली है हमारी नासा ग्रसनी, दूसरी हमारी मुख ग्रसनी, और तीसरी हमारी अधोग्रसनी। नासा ग्रसनी, जैसा हम चित्र में देख रहे हैं कि एक पीला स्थान हमें दिख रहा है, तो यही जो पीला भाग है चित्र में ये हमारा नासा ग्रसनी का है। यह नासिका के पीछे से और कोमल तालु तक के भाग का निर्माण करती है, और जो ये हरा हिस्सा है इस चित्र में यह मुख ग्रसनी का है, जो कि कोमल तालु से आरंभ होकर नीचे कंठस्थ तक के ऊपर तक का भाग का निर्माण वो करती है। और तीसरा जो भाग है यह जो नीले रंग का है ये हमारा है अधोग्रसनी। यह अधोग्रसनी कंठस्थ के नीचे से आरंभ होकर और आहड़ नाल तक के भाग का निर्माण करती है। फिर हमारा अंग आता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र अधोग्रसनी से के नीचे से आरंभ होता है छात्रों, और श्वास नली जहां से आरंभ होती है वहां तक के ऊपर का भाग हमारा स्वर यंत्र का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधोग्रसनी और श्वास नली के बीच के हिस्से को हम स्वर यंत्र कहते हैं। इस स्वर यंत्र पर ही थायराइड नामक ग्लैंड होती है, और इस स्वर यंत्र पर ही हमारे स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं जो कि संयोजी ऊतक के बने होते हैं। जब हम कोई शब्द या कोई वाक्य बोलते हैं तो बोलते समय हमारे ओष्ठों से, हमारे दांतों से होते हुए मुंह के माध्यम से सांस जब हमारे स्वर यंत्र के स्वर रज्जु से टकराती है तो जिस प्रकार के ओष्ठ, दंत और जीभा का आकार बनता है उस शब्द का निर्माण उत्पन्न होता है। किसके कारण, जो स्वर यंत्र के ऊपर स्वर रज्जु है। अगला अंग है हमारा श्वास नली। श्वास नली जो है वो हमारे स्वर यंत्र से आरंभ होती है और फेफड़ों तक का भाग बनाती है, जैसा हमें इस चित्र में दिख भी रहा है। और इसकी लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। इसका आकार सी के अंग्रेजी समान होता है। सी का अंग्रेजी जो आकार है ये अपूर्ण छल्ला दिखता है, और यही अपूर्ण छल्ले जो होते हैं वो उपास्थि के बने हुए होते हैं। इन छल्लों की जो संख्या होती है छात्रों वो 16 से 20 होती है, और ये 16 से 20 जैसे आपको चित्र में दिख भी रहे होंगे, ये 16 से 20 एक के ऊपर एक रखकर एक नली की भांति का निर्माण करते हैं।
इस नली के अंदर भी क्या होती है छात्रों, श्लेष्मिका ग्रंथि होती है और इससे भी एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि नासा गुहा के बाद जो सांस को या हवा को छानने का कार्य करता है वो हमारी श्वास नली करती है। और यही श्वास नली आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाती है और जब ये दो भागों में विभक्त होती है तो उसे हम श्वसनी कहते हैं। यह जहाँ दो भागों में विभक्त होती है छात्रों, वह हमारे शरीर का कौन सा भाग होता है? वह भाग होता है मेरुदंड के 5वें थैलेसिक वर्टिब्रा में आकर। और यही श्वसनी जब फेफड़ों में अंदर प्रवेश कर जाती है तो असंख्य छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है और जब ये असंख्य छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है तो उसे हम श्वसनिकाएं कहते हैं। जैसे आप इस चित्र को समझो, ये हमारा स्वर यंत्र है छात्रों, स्वर यंत्र के नीचे हमारी श्वसनी है और ये श्वसनी आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो रही है। जब ये दो भागों में विभक्त हो रही है तो ये हमारी श्वसनी कहलाएगी। ये स्वर यंत्र, ये वाला हिस्सा हमारा श्वास नली, फिर ये श्वसनी और फेफड़ों में जाकर जब ये असंख्य छोटे छोटे भागों में विभक्त हो रही है तो ये हमारी श्वसनिकाएं कहलाती है। श्वसनिकाएं आगे चल के छात्रों क्या होता है, बंद हो जाती है और एक थैलीनुमा रचना बना लेती है। क्या बना लेती है? थैलीनुमा रचना, मतलब एक थैली सी बना लेती है। और यदि इनको हम देखें तो ये हमें कैसी दिखाई देती है? ये हमें अंगूर के गुच्छों की समान की दिखाई देती है। यदि इसकी हम रचना की बात करें तो ये एक कोशीय होती है और इस एक कोशीय रचना के ऊपर क्या होता है, रुधिर वाहिनियों का घना जाल होता है। और यह वही स्थान होता है छात्रों जब श्वसन क्रिया की जो एक उपक्रिया होती है प्रश्वसन, प्रश्वसन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। तो इसी क्रिया में जो ऑक्सीजन शरीर में आती है तो वह कहाँ इकट्ठा होती है, वह श्वसनिकाओं के जो अंतिम सिरा होता है, जो थैलीनुमा रचना है जिसे हम वायु कोश कह रहे हैं, यहीं पर आकर इकट्ठी हो जाती है। और इसी के ऊपर क्या होता है, रुधिर वाहिनियों का घना जाल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट श्वसन तंत्र का जो अंग है छात्रों वो है फेफड़े। यह जो होता है वह हमारे शरीर के वक्षीय गुहा में स्थित होता है। इसकी संख्या 2 होती है और ये देखने में गुलाबी रंग का होता है। यदि हम इसके आकार की बात करें छात्रों तो ये कोणाकार और स्पंजी होता है और चारों तरफ से ये पसलियों के आवरण से ढका रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हमें कोई भारी आघात लगेगा शरीर पर तो सबसे पहले फेफड़ों से पहले वो आघात का जो दबाव है छात्रों वो पेशियों के आवरण को झेलना पड़ेगा। इसकी सुरक्षा के लिए पसलियों के साथ साथ एक फुसफुसा दोहरी झिल्ली का आवरण भी होता है और इस फुसफुसा दोहरी झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम फुसफुसी द्रव भी कहते हैं। तो जब हमें आघात लगता है तो क्या होता है, वह आघात सीधे फेफड़ों पे ना जाकर वो फुसफुसा झिल्ली में जो द्रव है उस पर दबाव डालता है और वह दबाव द्रव के चिकने होने के कारण आगे की ओर खिसक जाता है जिससे कि सीधा दबाव हमारे फेफड़ों पर नहीं पड़ता है। यदि इसकी रचना की बात करें और ध्यान से देखें छात्रों तो आपको दिखाई देगा कि जो ये बायां फेफड़ा है वो दाएं फेफड़े की अपेक्षा में कुछ बड़ा होता है। और ये बड़ा होता है क्यों होता है, क्योंकि दाहिना फेफड़ों में 3 पिंड होते हैं जबकि बाएं फेफड़ा जो होता है वो केवल 2 ही पिंडों में विभक्त होता है। तो छात्रों अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, उनकी रचना कैसी है और वह श्वसन क्रिया में क्या कार्य करते हैं। अब छात्रों हम पढ़ेंगे कि श्वसन क्रिया क्या है। श्वसन क्रिया 2 उपक्रियाओं से मिलकर बनी है। पहली उपक्रिया है हमारी प्रश्वसन और दूसरी है हमारी निश्वसन। प्रश्वसन क्या होता है, प्रश्वसन क्रिया में वायुमंडल की वायु को वायु मार्ग से, वायु मार्ग मतलब शरीर में जो वायु का प्रवेश मार्ग है वहां से जब फेफड़ों तक वह पहुंचती है तो वह हमारी प्रश्वसन क्रिया कहलाती है। अर्थात जब वह नासा गुहा से होते हुए ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाओं और श्वसनिकाओं का जो अंतिम सिरा है क्या है छात्रों, वेरी गुड बताओ,
क्या है, वायु कोश। वायु कोश में जाकर इकट्ठी हो जाती है। और वायु कोश के ऊपर क्या था, बताओ जरा। वेरी वेरी गुड। वायु कोश के ऊपर था रक्त वाहिनियों का घना जाल। तो रक्त वाहिनियों से वो क्या होती है, वो रक्त वाहिनियों से होते हुए शरीर के अंगों का जो अंतिम इकाई होती है, जो हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ी थी, कोशिका, वहां पे पहुंच जाती है। और कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और जब भी ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण मतलब दहन क्रिया होना। और जब दहन क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना ही हमारी निश्वसन क्रिया कहलाती है। अर्थात श्वसन क्रिया में दो क्रियाएं हैं, पहली प्रश्वसन और दूसरी निश्वसन। एक बार निश्वसन को समझ लेते हैं कि शरीर में ऑक्सीकरण क्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है, उस गैस का शरीर से बाहर निकलना, किससे, जो शरीर में प्रवेश मार्ग है वही निकास मार्ग भी होगा, तो उसी निकास मार्ग से बाहर निकलना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, वो हमारा निश्वसन कहलाता है। इसे और समझ लेते हैं एक चित्र की भांति से। आप देखो, ये एक एरो है। ये एरो जो है हमारा नासा गुहा से, मतलब हमारी जो सांस है वहां से, नासा गुहा से होते हुए स्वर यंत्र से टकरा के श्वास नली, फिर श्वसनी और श्वसनी से आगे श्वसनिकाओं में पहुंच जाता। और श्वसनिकाओं के बाहर क्या था, अंदर अंतिम सिरा वायु कोश, और वायु कोश में जाके हमारी वायु इकट्ठी हो जाती है। अगला चित्र देखेंगे अब, उससे और समझेंगे। वायु कोश में इकट्ठी हो गई। अब वायु कोश के चारों तरफ क्या है छात्रों, देखो, वायु कोश के चारों तरफ रक्त वाहिनियों का घना, क्या है, रक्त वाहिनियों का घना जाल है। और रक्त वाहिनियों में वो वायु की ऑक्सीजन संचरण हो जाएगी या संवहन हो जाएगी। और इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, तब हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि श्वसन क्रिया क्या है। हम सांस ले रहे हैं, मतलब हम प्रश्वसन क्रिया कर रहे हैं। प्रश्वसन के माध्यम से हमारी जो सांस में जो हमने ऑक्सीजन ली है वो कहाँ पहुंच जाएगी, वायु कोश में इकट्ठी हो जाएगी। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि वह हमारी श्वसनी से होती हुई श्वसनिकाओं जो असंख्य शाखाओं में है, उसके बाद अंतिम सिरा वायु कोश में इकट्ठी हो रही है, यहाँ दिख रहा है। और इस वायु कोश के चारों ओर रक्त वाहिनियों का घना जाल है, जो हमें दिखाई दे रहा है। अब इस रक्त वाहिनियों में ये ऑक्सीजन घुल जाएगी, और जब ये ऑक्सीजन घुल जाएगी तो रक्त के द्वारा पूरे शरीर में संवहन इसका हो जाएगा। जब रक्त वाहिनियों में इसका पूरा संवहन हो जाएगा, और इस संवहन होकर कहाँ पहुंच जाएगी, अंगों की जो अंतिम इकाई होती है कोशिका, और कोशिका में पहुंचकर क्या होगा, वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। और ऑक्सीकरण की क्रिया होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा, और वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह रक्त में विसरण कर जाएगी। और फिर यह रक्त पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर से हमारे वायु कोश के चारों ओर पहुंचेगा, और ये वायु कोश में कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, और फिर वहां निश्वसन की क्रिया के माध्यम से वह बाहर निकल जाएगी। तो छात्रों, मैं समझती हूँ कि आपको श्वसन क्रिया समझ में आई होगी। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि पहले हमने सांस ली, सांस जो ली उसमें ऑक्सीजन आई, और वह ऑक्सीजन का शरीर में आना निश्वसन, हमारी प्रश्वसन क्रिया है, और वो वायु कोश में इकट्ठी हो गई, जो हमारा फेफड़े के अंदर अंतिम थैलेनुमा रचना है। और यदि हम उसे देखेंगे तो हमें अंगूर जैसी गुच्छा दिखाई देगा। और उसके ऊपर क्या है, हमारे रक्त वाहिनियों का जाल है। वो रक्त वाहिनियों में क्या है, हमारी ऑक्सीजन चली जाएगी, और पूरे शरीर में वह हमारे रक्त के माध्यम से संवहन करेगी। और अंगों की जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका, वहां पर वो विसरित कर जाएगी। वहां विसरण होते ही वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है रक्त में मिल जाएगी। तो रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है वो हमारा अशुद्ध रक्त कहलाता है छात्रों। ठीक है, ये भी आ जाता है आपके पेपर में कि कोशिकाओं में दहन क्रिया के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रक्त में मिल रही है तो उस रक्त को ही हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। और वह अशुद्ध रक्त फिर से फेफड़ों के वायु कोश में की जो रक्त वाहिनियां वहां पहुंचता है, और फिर वायु कोश से होते हुए शरीर में निश्वसन क्रिया के बाहर
निकल जाता है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है छात्रों यहाँ पर कि यदि पेपर में कई बार आ जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का जो शुद्धिकरण है वो हमारे ये व्यक्ति के फेफड़ों में होता है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे श्वसन क्रिया के प्रकार। श्वसन क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है हमारी प्राकृतिक श्वसन क्रिया और दूसरी है छात्रों हमारी कृत्रिम श्वसन क्रिया। प्राकृतिक श्वसन क्रिया विधि क्या है? प्राकृतिक श्वसन क्रिया विधि छात्रों सदैव एवं प्रतिक्षण होने वाली क्रिया है। यह अनैच्छिक क्रिया है, अर्थात ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। यदि हम सो रहे हैं तब भी होगी, हम खाना खा रहे हैं तब भी होगी, हम कोई भी काम कर रहे हैं, अनैच्छिक है, मतलब इच्छा पे आधारित नहीं है, हमें पता ही नहीं चलेगी और यह क्रिया स्वतः ही होती रहती है। और ये क्रिया विधि जो है वो एक ही विधि से होने वाली क्रिया है। दूसरी है प्राकृतिक श्वसन क्रिया विधि। प्राकृतिक श्वसन क्रिया विधि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए जब किसी अन्य व्यक्ति के प्रयास से स्वच्छ और ताजी ऑक्सीजन युक्त वायु दी जाती है ताकि उसकी प्राकृतिक श्वसन आरंभ हो जाए, तो उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम कृत्रिम श्वसन क्रिया देते हैं। अर्थात जब प्राकृतिक श्वसन क्रिया किसी कारण से बंद हो जाती है, या तो कोई दुर्घटना हो गई है या कोई आघात लग गया है जिस वजह से प्राकृतिक जो श्वसन है अनैच्छिक है जो हमें पता ही नहीं चल रही है, वो क्रिया यदि बंद हो जाती है तो कोई व्यक्ति के द्वारा उस प्राकृतिक श्वसन को आरंभ करने के लिए जो विधि अपनाता है वही विधि हमारी कृत्रिम श्वसन क्रिया विधि कहलाती है। और कृत्रिम श्वसन क्रिया विधि के अंतर्गत 3 विधियों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो विधि है हमारी शेफर विधि है छात्रों, दूसरी सिल्वेस्टर विधि और तीसरी लिवार्ड विधि है। शेफर विधि क्या होती है छात्रों? यदि हम चित्र में देखेंगे तो आपको 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। जो ये लेटा हुआ व्यक्ति है ये दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है और इस व्यक्ति को हम कैसे लिटा देते हैं? पेट के बल लिटा देते हैं। और पेट के बल लिटाने के बाद पीड़ित के सीने के नीचे हम तकिया भी लगा देते हैं। फिर पीड़ित के घुटनों के पास जो एक और व्यक्ति बैठा है, ये हमारा कौन है? प्राथमिक चिकित्सक है। वह उसके पास बैठकर अपनी चारों उंगलियों और अंगूठों को इस प्रकार का आकार देता है कि समकोण बन जाए। तो समकोण कैसे? इस तरह से, मतलब चारों जो उंगलियां हैं हमारी वो आपस में जुड़ जाएं और ये अंगूठा एल शेप का, मतलब समकोण 90 अंश का कोण बन जाए। इस तरह से वो पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी पीठ की ओर आगे की ओर झुककर दबाव डालता है और यह दबाव 2 से 3 सेकंड का होता है और 2 से 3 सेकंड के दबाव डालने के बाद फिर हटा लेता है, फिर दबाव डालता है, फिर हटा लेता है, फिर दबाव डालता है, फिर हटा लेता है। और ये क्रिया वह तब तक करता है जब तक कि उसकी प्राकृतिक श्वसन क्रिया आरंभ ना हो जाए। दूसरी है छात्रों सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि क्या होती है? इसमें रोगी को पीठ के बल लिटाते हैं और गर्दन के नीचे कंधे के बीच में उसका तकिया लगा देते हैं। इस विधि में 2 प्राथमिक चिकित्सक की आवश्यकता होती है, जैसा आपको चित्र में समझ में भी आ रहा होगा, जिसमें कि एक रोगी के सिर के पास बैठा होता है और दूसरा रोगी के घुटनों के पास घुटनों के बल ही बैठा रहता है। अब इसमें जो घुटनों के पास घुटनों के बल बैठा है प्राथमिक चिकित्सक, वह रोगी के मुंह को साफ कर साफ रूमाल से रोगी की जीभ को बाहर की ओर खींचता है, और जबकि जो उसके सिर के पास बैठा हुआ है वह व्यक्ति रोगी या जो मूर्छित व्यक्ति है उसकी दोनों की बाहों को उसके सीने की ओर दबाता है और फिर सीधा हाथ कर पीठ जो जमीन है वहां पर छुला देता है। और जो प्रथम प्राथमिक चिकित्सक है उसकी जीभ को साफ रूमाल से बाहर निकालता रहता है, छोड़ता रहता है, बाहर निकालता रहता है, छोड़ता रहता है। और ये दोनों ही प्राथमिक चिकित्सक ये क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया आरंभ ना हो जाए। तीसरी है लिवार्डो विधि। इसमें रोगी को जैसा चित्र में दिख रहा है करवट के बल लिटा देते हैं और प्राथमिक चिकित्सक घुटनों के पास घुटने पर ही बैठकर रोगी के मुंह को साफ कर किसी साफ रूमाल से जीभ को बाहर की ओर खींचता है।
2 सेकंड के लिए खींचता है और फिर छोड़ देता है, फिर 2 सेकंड के लिए खींचता है फिर छोड़ देता है, और यह क्रिया वह तब तक करता है जब तक कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया उसकी आरंभ ना हो जाए। तो छात्रों, हमने पढ़ा श्वसन क्रिया के प्रकार, जिसमें प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम किस प्रकार से हम दे सकते हैं कि मूर्छित या घायल व्यक्ति की या बेहोश व्यक्ति की जिसकी प्राकृतिक श्वसन क्रिया जो है वो बंद हो गई है, उसको आरंभ करने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का उपयोग कर सकते हैं। उसके अंतर्गत हमने 3 विधियों का अध्ययन किया। पहला शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि और लिवार्डो विधि। अब छात्रों, हम देखेंगे कि प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया विधि में क्या अंतर है। यदि हम प्राकृतिक श्वसन क्रिया की बात करें तो ये प्रतिक्षण, आजीवन और अनैच्छिक है, मतलब हमें पता ही नहीं चलती, स्वतः ही होती रहती है। जैसे मैंने बताया आपको, हम सो जाएं तब भी होगी, हम खाना खा रहे हैं तब भी होगी, होती ही रहती है, हमें पता ही नहीं चलती है। लेकिन कृत्रिम श्वसन क्रिया एक सीमित समय के लिए होती है और आवश्यकता के अनुसार दी जाती है, और जो दूसरा व्यक्ति देने वाला है उसकी इच्छा पर निर्भर करती है। जबकि प्राकृतिक श्वसन क्रिया किसी की इच्छा पर नहीं करती, वो कैसी होती है, वो हमारी अनैच्छिक क्रिया होती है। प्राकृतिक श्वसन क्रिया विधि एक ही विधि के द्वारा दी जाती है छात्रों, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया विधि अलग अलग विधियों से दी जाती है। तो छात्रों, आज हमने भाग अध्याय मानव अस्थि संस्थान, टूट मोच, हड्डियों की टूट मोच तथा श्वसन क्रिया का प्रारंभिक ज्ञान के भाग 3 श्वसन क्रिया के प्रारंभिक ज्ञान का अध्ययन किया। अब छात्रों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, और श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को हम कहते हैं, और जो जो अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं उनका हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे इस प्रश्न में। तो कौन कौन से अंग थे छात्रों, एक बार बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पहला हमारा नासा गुहा, फिर हमारा क्या था छात्रों, बताओ। नासा गुहा के बाद बताओ बताओ, ग्रसनी, वेरी गुड। फिर स्वर यंत्र, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, और फिर श्वसनिकाएं, और फिर श्वसनिकाओं का अंतिम बिंदु वायु कोश, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा फेफड़ा। तो इन सभी अंगों के बारे में हम इस प्रश्नों में उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, फेफड़ों का सचित्र वर्णन कीजिए। फेफड़ों का सचित्र वर्णन मतलब जो हमने फेफड़ों किस प्रकार के होते हैं वह सारा लिखकर उसके चित्र का भी निर्माण करना है। जिसमें हमने पढ़ा था दाहिना जो भाग होता है वो कुछ बड़ा होता है बाएं भाग से। फेफड़े के 2 भाग होते हैं, और क्यों होता है, क्योंकि दाहिने भाग में 3 पिंड होते हैं जबकि बाएं भाग में केवल 2 पिंड होते हैं। तो ये सारी बात इस प्रश्न के अंतर आएगी। तीसरा है, मानव शरीर में होने वाली श्वसन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसके अंतर्गत जो हमने 2 उपक्रियाएं पढ़ी थी, प्रश्वसन और निश्वसन, उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। चौथा है, श्वसन क्रिया के प्रकारों को बताते हुए सिल्वेस्टर विधि के बारे में बताइए। तो श्वसन क्रिया के प्रकार कौन से छात्रों, बताओ जरा। वेरी गुड, प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया विधि। और सिल्वेस्टर विधि क्या है? वेरी वेरी गुड, सिल्वेस्टर विधि कृत्रिम श्वसन क्रिया देने की एक विधि है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया को, कौन सी श्वसन क्रिया, प्राकृतिक श्वसन क्रिया को आरंभ करते हैं। पांचवा प्रश्न हम देखेंगे, लेवार्डो और शेफर विधि के माध्यम से एक बेहोश व्यक्ति की श्वसन क्रिया पुनः कैसे आरंभ हो जाती है। अर्थात इस प्रश्न के अंदर हम क्या करेंगे छात्रों, जरा बताओ। इस प्रश्न के अंदर किस तरह से आरंभ हो रही है, तो मतलब लेवार्डो और शेफर विधि किस प्रकार से रोगी को या बेहोश व्यक्ति को दी जाती है, इसका उस दोनों विधियों को किस प्रकार देते हैं उसका वर्णन करेंगे। तो छात्रों, मैं समझती हूँ आज की कक्षा में आपको श्वसन क्रिया का प्रारंभिक ज्ञान पाठ समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।